देखो 121 पढ़ेंगे, ये बहुत लगती है, अपन ने ये सेक्शन देखी है। लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरित करने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति या गुरुपति कारित करना। पहले लगाते थे 353 लगती थी, वो ही है ये। ठीक है, 121 पढ़नी है। अच्छा, 332 और 33 सही कह रहे, 332 333 है, 353 तो आपराधिक बल हमले का प्रयोग करना थी। 121 पढ़ लो। लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरित करने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति या गुरुपति कारित करना। अब इन सेक्शनों को पढ़ने का देखो एक तरीका सीधा सीधा कि अपन पूरी डिटेल में पढ़े, दूसरा सीधा हेडलाइन पढ़ो और सीधा दंड पढ़ लो, उतने से काम हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक हो, उस समय जब वह लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में निवारित करे या भयपरित करे, या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रायतित किसी बात के परिणाम स्वरूप स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 साल तक की हो सकेगी, ये जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। आप तो याद करने के लिए इतना देख लो, लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपृत करने के लिए अगर आपने उसको स्वेच्छा उपपत्ति कारित की तो सजा कितनी है, 5 वर्ष तक की, या जुर्माना, या दोनों। अब 121 दो देखो, 121 में कुछ दो में कुछ नहीं हुआ होगा, केवल गौरवपति कारित कर दी होगी। तो गौरवपति कारित कर दोगे तो सजा क्या हो जाएगी, 1 साल से कम की नहीं होगी, किंतु यो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। तो हो जाएगी याद आराम से। लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरित करने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति अगर कारित करते हो तो सजा कितनी है, 5 साल तक की, और अगर गौरवपति कारित कर देते हो तो सजा 1 साल से कम की नहीं होगी, 10 साल तक की हो सकेगी और जुर्माना। जिन धाराओं में पनिशमेंट दिया हो ना, उनकी केवल हेडलाइन पढ़नी है, सीधा पनिशमेंट पढ़ना है, अंदर ज्यादा बुद्धि मत लगाना, कोई मतलब नहीं अंदर से ज्यादा क्वेश्चन आता है और ना जानने की जरूरत है। ठीक है, जो डेफिनेशन करना है उनको अच्छे से समझा जाता है, नहीं फालतू अपना समय और एनर्जी लगाते रहोगे, इतनी चीजें याद होंगी भी नहीं। ठीक है, मेमोरी हैंग हो जाएगी, अपना कंप्यूटर वैसे छोटी सी हार्ड डिस्क का है। ठीक है, 122 प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति या गौरवपति कारित करना। तो अपन ने ये 122 से पीछे की सारी धाराएं पढ़ी थी, तो ये अपवाद प्रस्तुत कर रही थी। हर धारा में लिखा था ना, धारा 122 एक में बताई गई दशाओं को छोड़कर, धारा 122 एक में बताई गई दशाओं को छोड़कर। अब 122 देखते हैं अपन। जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर, अपन ने पढ़ा था ना, हत्या और आपराधिक मानवादी कंडीशन में पहला अपवाद पढ़ा था, अचानक और गंभीर प्रकोपन हो जाने पर सजा हत्या से आज उसमें बदल जाती थी आपराधिक मानवाद में। अब ऐसे ही स्वेच्छा उपपत्ति या गुरुपति कब कारित कर रहे हो सामने वाले को, जब सामने वाले ने आपको अचानक और गंभीर प्रकोपन दिया। जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर, अब इसका एक मतलब और समझ लो, अगर सामने वाला हमको गंभीर और अचानक प्रकोपन नहीं देता तो हम उसको ना तो स्वेच्छोपति कारित करते ना गौरवपति कारित करते, इसलिए सजा को कम किया गया है, क्योंकि स्टार्टिंग झगड़े की कौन करा रहा है, सामने वाला करा रहा है, हम तो ही ना गए थे उससे लड़ने के लिए। तो इंटेंशन इस कारण से बना कि सामने वाले ने हमको गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया, अन्यथा हमारा इंटेंशन उसको उपपत्ति या गौरवपति कारित करने का नहीं था। तो जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा, यदि ना तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न जिसने प्रकोपन दिया था किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित करने का हो, और ना वह ऐसे उपपत्ति कारित किए जाना संभव जानता हो, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 माह तक की हो सकेगी, ऐसे जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर आपने गंभीर और अचानक प्रकोपन पर सामने वाले को स्वेच्छा उपपत्ति कारित की है तो सजा आपकी कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 महीने तक की, और जुर्माना भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, 5,000 रुपए तक का हो जाएगा। अपन ने पहले पढ़ा था उसमें स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना पड़ा था, तब अपन ने कितना पनिशमेंट पढ़ा था,
अरे निकालो ना, स्वेच्छोपति कारित करना। ठीक है, 1 साल की सजा पड़ी थी, 10,000 रुपए जुर्माना पड़ा था। अब क्या हो गया, ये अपन ने उपपत्ति कारित कब की है, जब सामने वाले ने अपने को अचानक और गंभीर प्रकोपन दिया है। अन्यथा हमारा इंटेंशन नहीं था सामने वाले को उपपत्ति कारित करना। तो अपन ने देखा कि अचानक और गंभीर प्रकोपन सामने वाले ने दिया, इसलिए तुम्हारी सजा भी कम कर दी उनने। कितनी कर दी, 1 साल से ले गए नीचे सीधे 1 महीने पे, और जुर्माना भी तुम्हारा आधा कर दिया। अब बना रहेगा ना याद, ऐसी ट्रिक बनाया करो छोटी छोटी। 122(2), जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर सामने वाले को घोरपति कारित करेगा। तो देखना इसकी सजा फिर से कम हो गई होगी, 5 वर्ष तक की हो सकेगी, ये जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। अपन ने वहां क्या पढ़ा था, सजा 7 साल। अगर सामने वाला दिव्यांग कर दिया तुमने घोरपति में, तो वहां आजीवन कारावास तक की मैक्सिमम सजा हो गई थी, मिनिमम कितनी थी, 1 से कम नहीं होगी, 10 साल तक की हो सकेगी। या आपने सामने वाले को घोरपति कब कारित की थी, जब सामने वाला है, आप 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं, सामने वाले को मूल वंश के आधार पर, भाषा के आधार पर, व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर तब की थी, तो उसमें सजा अलग दी थी। देखो कितनी दी थी, 7 साल तक की दी थी। ठीक है, तो हल्के रिवाइज कर लिया करो पिछली धाराओं को भी, इससे क्या अपन को याद बनी रहेंगी। नहीं अचानक वो गंभीर प्रकोपन की पूछेगा और तुम लगाओगे पीछे वाली, तो जैसे ही एक जैसी चीजें होती जाती हैं उनको दिमाग में घुमाया करो, तो कंटेस्ट हो जाएंगी याद। कि वैसे स्वेच्छोपति कारित करेंगे तो 1 साल तक की सजा, 10,000 रुपए जुर्माना है। अचानक और गंभीर प्रकोपन पर करेंगे तो 1 महीने की हो जाएगी, इधर 5,000 हो जाएगा। उधर स्वेच्छा घोरपति कारित करने में 7 साल तक की सजा दी थी, और अचानक और गंभीर प्रकोपन पर करोगे तो सजा कम हो गई, कितनी हो गई, 5 वर्ष। ठीक है, और जुर्माना कितना हो गया, 10,000। और वहां क्या लिखा था, और जुर्माना, कोई भी जुर्माना हो सकता है। हो गया याद। अब इसमें और कुछ पढ़ने का नहीं है, सीधा सीधा आगे जाओ। 123, अपराध करने के इंटेंशन से विष इत्यादि द्वारा उपपत्ति कारित करना। अब सामने वाले को उपपत्ति कारित तो कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, जहर देकर, विष के द्वारा। हो गया क्लियर। इंटेंशन क्या है अपराधी का, सामने वाले को उपपत्ति कारित करना, साधन क्या है, विष। हो गया क्लियर। जो कोई इस इंटेंशन से किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित किया जाए, या अपराध करने के लिए या अपराध किए जाने को आसान बनाने के इंटेंशन से, या यह संभाव्य जानते हुए कि वह तदर्थ द्वारा उपपत्ति कारित करेगा, कोई विष, कोई जहर, जड़माकारी, नशा करने वाली, जड़माकारी समझ लो संज्ञा शून्यकारी हो गई, नशा करने वाली या अस्वास्थ्यकर औषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देगा, या उसके द्वारा ऐसा लिए जाना, किसी लिक्विड में मिला के दे दी, कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भी बाती के कारावास से जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। पुरानी आईपीसी में एक ऐसी धारा थी, उसको कौन सी धारा कहते थे, मोहर सिंह तुम पुराने हो बताओ, 328, जिसको अपन शुद्ध देसी भाषा में कहते थे जहर खुरानी। ठीक है, और ट्रेन में अपना बिस्कुट दे देते हैं जहर मिला के और चोरी कर ले जाते हैं। तो अपराध करने के इंटेंशन से विष इत्यादि द्वारा उपपत्ति कारित करने पर कितनी सजा है, 10 साल तक की। हो गया क्लियर। और जुर्माना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, लेकिन समझ लो। 124, अम्ल आदि का प्रयोग करके, अब आ गई बात तेजाब की या संचारक पदार्थ की, स्वेच्छा घोरोपति कारित करना। जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंक कर, तेजाब फेंक दिया किसी के ऊपर, या उसे अम्ल देकर किसी लिक्विड फॉर्म में दे दिया, या इंजेक्शन में भर के इंसर्ट कर दिया, या किसी अन्य साधनों का प्रयोग करके ऐसा कारित करने के इंटेंशन या ज्ञान से कि संभावना है कि उस सामने वाले को क्षति या उपपत्ति कारित हो। अब आपने सामने वाले को अम्ल के माध्यम से क्या किया है, क्षति या उपपत्ति कारित की है। अब क्षति या उपपत्ति उसको होगी कैसी, स्थायी या आंशिक। ठीक है, 2 तरीके की क्षति हो सकती है अम्ल देकर, या तो स्थायी या आंशिक। नुकसान कारित करेगा या उसको अंग विकार करेगा, उसके पार्ट्स खराब हो गए बॉडी के, या जलाएगा
तेजाब वैसी भी ऐसी चीज होती है कि बॉडी पे गिरेगी तो बॉडी जलती है, त्वचा, या जलाएगा। या आपके तेजाब फेंकने के कारण सामने वाला हो गया विकलांग, विकलांग बनाएगा, या विद्रूपित करेगा। चेहरे पे फेंक दिया तो सिरे चेहरे का विद्रूपीकरण हो जाता है, तो विद्रूपित करेगा, या निशक्त बना देगा उसे, या घोरपति करेगा। वे दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 साल से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। तो सजा कितनी है? 10 साल से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। और वैसे क्या था, घोरपति कार्य करने में बनना पड़ा था 7 साल तक की सजा है, लेकिन अगर तेजाब फेंक दिया तो अब सजा बढ़ जाएगी, 10 से कम नहीं होगी, आजीवन तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। अब इनने पता है ये 2-3 वर्ड लिखे थे, इनके बीच में तुमने देखना या घोरपति कारित करेगा वर्ड डाला है, तो इन सब में भी यही सजा मिलेगी। स्थायी या आंशिक नुकसान कारित कर दिया अम्ल फेंक कर, या अंग विकार कर दिया सामने वाले को, या जलाया है, या विकलांग बनाया है, या विद्रूपित किया है, या निशक्त किया है, फिर ने लगाया या घोरपति कारित की है, तो वो घोरपति वाली 8 कंडीशन अलग देख लेना जाके, उनमें आ रही है किसी चीज में। तो इतने भर से भी तुम इसी में माने जाओगे, घोरपति कारित करने में ही। हो गया क्लियर? नहीं तुम फिर एग्जाम में कहो कि साहब जो घोरपति स्पष्ट वर्ड नहीं लिखा था, इनमें से भी कोई वर्ड लिखा आ सकता, सजा यही है। हो गया क्लियर? परंतु ऐसा जुर्माना जो अपराधी पे जुर्माना लगाया जाएगा पीड़ित के उपचार के चिकित्सकीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। अब पीड़ित के इलाज में जो भी खर्चा होगा वो आप पे जुर्माना लगा के वसूल कर लेंगे और पीड़ित को दिला देंगे। परंतु ये और की उपधारा के दिन और अधिरूपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा। अब इसकी उपधारा 2 पे आ जाओ। जो कोई किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका अंग विकार करने, जलाने या विकलांग बनाने या विद्रूपित करने या निशक्त बनाने या घोरपति कारित करने के इंटेंशन से उस व्यक्ति पर तेजाब फेंकेगा या फेंकने का प्रयास करेगा, या किसी व्यक्ति को अम्ल देगा या अम्ल देने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 साल से कम की नहीं होगी किंतु 7 साल तक की होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। अब अटेम्प्ट के लिए सजा दे दी इन्होंने। अब दूसरी कंडीशन में सजा कम हो गई है, तो इसका क्या मतलब है? कोशिश कर रहा है, तेजाब उस पर गिरी नहीं है, आपने तो अपनी तरफ से पूर्ण कृत्य कर लिया है, इसलिए यहां सजा कम कर दी। तो अटेम्प्ट के लिए सजा दी गई है 5 साल से कम की नहीं होगी किंतु 7 साल तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। तो ये महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसका पनिशमेंट याद कर लेना। स्पष्टीकरण 1 कह रहा है कि इस धारा के उद्देश्यों के लिए अम्ल में कोई ऐसा पदार्थ सम्मिलित है जो ऐसा अम्लीय संचारक स्वरूप का है या जुलन प्रकृति का है जो ऐसी शारीरिक क्षति करने के योग्य है जिससे क्षत चिन्ह बन जाते हैं, यानी स्पॉट बन जाएंगे बॉडी पर, वो त्वचा सफेद सफेद सी हो जाती है, या विद्रूपित हो जाती है, या अस्थायी या स्थायी दिव्यांगता भी हो जाती है इससे तेजाब से। स्पष्टीकरण 2, इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्थायी या आंशिक नुकसान या अंग विकार या स्थायी विकृतशील दशा का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि बाद में ठीक हो जाओ, प्लास्टिक सर्जरी करा लाओ, लेकिन तुमने तो अपना काम कर दिया। धारा 124 का जो अपराध है संज्ञेय है, अजमानती है, राजीनामा नहीं होता और सेशन ट्रायल है। हो गया क्लियर? अब 125 पे आ जाओ। ने अब सिस्टम बिगाड़ दिया इन धाराओं का। 125 में इन्होंने क्या रख दिया? कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षम संकट में आ जाए। ठीक है, यही है ना। जो कोई इतने उतावलेपन या अपेक्षा से कोई कार्य करेगा, कार्य कैसे कर रहा है? उतावलेपन से या अपेक्षा से, जिससे मानव जीवन यानी मनुष्य का जीवन या दूसरों का व्यक्तिगत क्षम संकटापन्न हो जाए, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 2500 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित
किया जाएगा। अब आपका कोई ऐसा कार्य कर रहे हो आप उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से, जिससे दूसरों का जीवन संकट में आ जाए, ठीक है, या किसी का व्यक्तिगत क्षम संकट में आ जाए, तो सजा कितनी दे रखी है इनने? 3 महीने और 2,500 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब अपन वो वाली एक्सीडेंट वाली धारा पढ़ते थे, 279, 336, 337, 338, तो ये कौन सी है? टू 279 तो होती है लोक स्थान के लिए, ठीक है, लोक स्थान के लिए होती है, वो एक्सीडेंटल वाले मामलों में होती है। ये कौन सी है? 336 जो पुरानी वाली थी। अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे ना, अगर किसी को पति हो जाती तो वो 337 होती थी, और गोरोपति हो जाती थी तो 338 होती थी। जो पुरानी वाली है 336, वो हवाई फायर कर देते हैं शादी ब्याह में, तो 336 लगा देती है पुलिस वाली, पुलिस वाले, ठीक है, वही वाले। आ गई समझ में? 336 ही है और कुछ नहीं है। आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिससे लोगों का जीवन संकट में पड़ जाए, अब हवाई फायर कर रहे हो, कोई में गोली लग जाए, ठीक है, नहीं तो क्या कर रहे हो, बैठे बैठे छत से पत्थर फेंक रहे हो, कोई आदमी खिड़की पर खड़ा है वहां में लग जाए, तो पत्थर फेंकने पे भी लग जाती है ये, ठीक है, किसी के घर पर पत्थर फेंक गया है, हो गया क्लियर। या गोली लेके बैठ गए, वहां में वो अंटी वंटी लगा के, पहले बच्चे खेलते थे, वो फेंक फेंक के चला रहे हैं, कोई की आंख में लग जाए, हो गया क्लियर। जहां उपपत्ति कारित की जाती है दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब 125 का एक ए या खंड का में जो दिया है वो कौन सी हो गई? 337। अब हो गई उपपत्ति सामने वाले को, क्योंकि तुम्हारा कार्य कैसा था? उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण था, वो मानव जीवन संकट में आ सकता था या व्यक्तिगत क्षम संकट में आ सकता था, और अब की बार लग गई तुम्हारी बंदूक की गोली, या तुम्हारा क्या लग गया? पत्थर लग गया। जहां उपपत्ति कारित की जाती है दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो सजा कितनी है? 6 महीने। जुर्माना कितना हो गया? 5,000 रुपए तक का हो गया। पहले कम होगा, अब बढ़ गया है शायद जी, ठीक है। हाँ, तो पुराना तो ध्यान में मत लाना दिमाग में, नहीं तो वही याद रह जाएगा, बस इतना सा याद रख लो कि कुछ बढ़ गया है, हो गया क्लियर। अब आपका कार्य उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण है, और सामने वाले को आपने क्या कर दी? गोरोपति कारित कर दी। अब गोरोपति हो गई तो सजा कितनी बढ़ जाएगी? 3 साल तक की हो सकेगी, या ऐसा जुर्माना जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब देखो उपपत्ति भी हो रही है, गोरोपति भी हो रही है, लेकिन यह सजा कम क्यों है? या इंटेंशन नहीं है, क्योंकि आपका कार्य कैसा है? नेग्लिजेंस वाला कार्य है, उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य है। हो गया? अच्छे से समझ में आ गया? आराम आराम से लोगों को पढ़ा करो, और आराम आराम से समझ समझ के, जल्दी में मत रहा करो। आराम से पढ़ोगे ना तो ये सब अपने आप चीजें क्लियर होती जाएंगी। ऐसा नहीं कि भार है अपने ऊपर कोई, अपन को जल्दी से खत्म करनी है, तो एक बार में भी चीजें याद हो जाएंगी, ना भूलोगे। क्या होता है कि अपन बर्डन बना लेते हैं ना जल्दी जल्दी पढ़ने का, या इसको खत्म करना है, फिर उसको खत्म करना है, उसको खत्म करना है। डाइजेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही, ये चेक कर लो। रोटियां भरनी नहीं है ज्यादा, ठीक है। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में कहां से कहां तक दिया है? यही लिखो बैरेक्टों पर, लिखो कहां से कहां तक है ये पूरा चैप्टर, सब चैप्टर। 2 ही सेक्शन है, 126 और 127। हो गया याद कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के लिए भारतीय न्याय संहिता में 2 ही धाराएं बनी हुई हैं, 126 और 127। हो गया याद? 126 बात कर रही है सदोष अवरोध। अवरोध माने रुकावट। तो पहले आते थे ना दूरदर्शन पे समाचार आते थे, रुकावट के लिए कहते हो मच्छर आ जाते थे एकदम से। तुम सब नई जनरेशन के हो गए, तुमने नहीं देखा होगा। सदोष अवरोध देखते हैं। सदोष तो अपन नहीं पढ़ा था, सदोष मतलब गलत तरीके से, ठीक है, इतना ही समझ लो। सदोष का मतलब वाला अलग है, सदोष अभिलाव सदोषानी, ये तो बात कर रहे हैं सदोष। तो इसकी उपधारा 1 क्या कह रही है? जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा
अपनी इच्छा से ऐसी बाधा डालता है यानी रुकावट डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से निवारित कर दे यानी रोक दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है। जैसे कि पवन को, जहां से पवन का घर कहाँ है, उत्तर दिशा में। अब पवन जा रहा है अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर, तुमने जा रास्ते में रोक लिया कि जा मैं तुझे अपने घर नहीं जाने दूंगा, तो ये हो गया सदोष अवरोध। दिशाएं कौन सी, कोई सी भी हो सकती हैं। कितनी होती हैं दिशाएं? 4, कोई सी भी दिशा हो सकती है। हो गया क्लियर? नहीं याद कराना, भूल जाओ तुम, दिशा भूल जाओ। अपवाद देखो इसका, एक अपवाद दिया इसमें, भूमि के या जल के, भूमि या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में, अब सरकारी मार्ग नहीं है, प्राइवेट मार्ग है, किसी व्यक्ति का खुद का, चाहे जो जमीन में से गया है चाहे जल में से गया है, उसका व्यक्तिगत मार्ग है। बाधा डालना, वो तो डाल ही देगा यार, जब उसकी जमीन है। तुम उसके खेत से क्यों निकल रहे हो, तुम उसकी नदी में से क्यों जा रहे हो तैर के, वो रोक देगा। बाधा डालना जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक विश्वास है कि वहां बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, उसको लगता है कि ये मेरी जमीन है, मेरा खेत है, वो सद्भावना पूर्वक रोक रहा है तुम्हें कि साहब मेरी जमीन से मत निकालो तुम्हारा ट्रैक्टर, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। और सद्भाव पूर्वक वर्ड क्यों लिखा है, बाद में असल बात ये निकले कि वो जमीन और कोई की निकले आए, वो नदी और कोई की निकले आए, लेकिन उसको तो विश्वास है कि अभी तक तो मेरी है। हो गया क्लियर? आ गया समझ में अच्छे से? अब देखो एक एग्जांपल और दे दिया ने, कहा एक मार्ग में जिससे होकर जाने का या नाम के व्यक्ति को अधिकार है, सद्भावना पूर्वक यह विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है या जाने से तदत द्वारा रोक दिया जाता है का या का सदोष अवरोध करता है। गलत रोक दिया। हो गया क्लियर? जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो छोटा सा अपराध है तो छोटी सी सजा दे दी। कितनी सजा दे दी? 1 महीने की। और जुर्माना कर दिया 5,000। पहले जब 500 लिखे थे साथ जामे पहले, तो उन्होंने कहा 500 रुपए से तो कुछ होता ही नहीं, तो उन्होंने कहा कम से कम 5,000 रुपया तो कर दो जिससे उसको एहसास रहे कि 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ा। अपराध कैसा होता है? संज्ञेय एफआईआर हो जाएगी 126(2), जमानती है, उस व्यक्ति द्वारा राजीनामा योग्य है जो अवरुद्ध या प्ररुद्ध किया गया था और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। चालानों में बहुत लग के आती है ना 126(2), वो 341 की जगह मुझे ही है। 341 में तो डेफिनेशन दी थी है, दंड था ना, 339 में डेफिनेशन थी, तो 339 हो गई तुम्हारी 126। आगे समझ में अच्छे से? अब 127 सदोष प्ररोध। देखो अवरोध में अपन ने क्या पढ़ा था, एक निश्चित दिशा, और प्ररोध में क्या हो गया, चारों ही दिशा ब्लॉक कर दी होंगी। अवरोध में एक दिशा ब्लॉक करी है, प्ररोध में चारों दिशाएं ब्लॉक कर दी, और कुछ नहीं होता प्ररोध और अवरोध। अवरोध एक दिशा का, प्ररोध चारों दिशाओं का। वो सदोष वर्ड वैसा का वैसा लिखा है। जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार से सदोष अवरोध करता है, तो सदोष प्ररोध में सदोष अवरोध शामिल रहता है। हो गया क्लियर? अब पूछो क्यों रहता है? तो अवरोध जो कर रहे हैं अपन वो एक दिशा का कर रहे हैं, प्ररोध में चारों दिशाएं रोक दी, तो प्ररोध में अवरोध आ गया ना अंदर ही। ठीक है, तो जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार से सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष प्ररोध करता है, देखा जाता है। निश्चित परिसीमा कैसी? तुम सब लोग बैठे हो, अब ट्यूशन का टाइम हो गया खत्म, मैंने लगाया ताला और मैं चला गया घर, तो ये हो गया तुम्हारा सबका सदोष प्ररोध। आ गया समझ में? स्टेशन पढ़ लो। या को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर, अब कोई ऐसा मकान है जो चारों तरफ से दीवार से बंद है, का उसमें ताला लगा देता है, इस प्रकार या की दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता, कहा ने या का सदोष प्ररोध किया। वो बात अलग है तुम दीवार सब्बल वब्बल से तोड़ के निकल जाओ, ठीक है, लेकिन तुम्हारा सदोष प्ररोध तो हो गया। आ गया समझ में? अब दूसरा इलस्ट्रेशन पढ़ लो।
का एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और या से कह देता है कि यदि यह भवन के बाहर जाने का प्रयास करे तो वे या को गोली मार दे, काने या का सदुष अवरोध किया। ताला जड़ना जरूरी नहीं है। अब मैं एक गनमैन बैठा गया यहाँ कि जे अगर जे पढ़ाई ढंग से ना करके और याद करके ना सुना के जाए और जो बाहर जाने की कोशिश करें तो इनमें गोली मार देना, तो भी क्या हो गया, प्ररोध हो गया। आगे समझ में? हंस के पढ़ा करो, खुश हो के। कोई पढ़ाई कठिन तो ही ना, टेंशन लेके पढ़ते हो इसलिए भूल जाते हो, प्रेशर बना लेते हो। चलो 127 दो। पता खुश होके पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या? वो लंबे समय तक याद रहता। और अपन ने स्ट्रेस ले लिया तो कंप्यूटर हो जाएगा हैंग, वो डाटा लेना बंद कर देगा। तो जॉय के साथ पढ़ाई जानी चाहिए। खुश होके सारी चीजें पढ़ के मैं सारी ऐसी पढ़ा दूंगा, पूरी तैयारी। उपधारा 2 निकालो। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष प्ररोध करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 साल तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो सदोष प्ररोध करने पर कितनी सजा है? 1 साल की। और जुर्माना कितना है? 5,000। अब कठिन नहीं है कुछ भी। प्ररोध कर दिया तो सारी दिशाएं रोक दी, सारी दिशाएं रोकी हैं इसलिए 1 साल कर दिया, और एक ही दिशा रोकी थी तो 1 महीने था। याद हो गया ना? एक दिशा 1 महीना, सारी दिशा 1 साल। ठीक है। जुर्माना कितना है? वही 5,000, वही 5,000। जुर्माना नहीं बढ़ाया तुम लोगों का। ठीक है, हो गया याद? नहीं भूलोगे, एग्जाम में मैं ट्रिक दे रहा हूं छोटी छोटी याद करने की, तुमको याद आ जाएंगी चीजें। हो गया क्लियर? एक दिशा 1 माह, चारों दिशा 1 साल, जुर्माना वैसा का वैसा। अब इसकी उपधारा 3 पे जाओ। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष प्ररोध 3 या अधिक दिनों के लिए करेगा। अब तुमने 3 दिन के लिए ताला लगा दिया लाइब्रेरी में बंद करके, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी या जुर्माने से 10,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब याद करने का तरीका, 3 दिन तो 3 साल। ठीक है। अब 3 दिन वाली बात आ गई तो जुर्माना अब डबल कर दिया, 10 साल। हो जाएगा याद? हो गया। एक दिशा 1 माह, चारों दिशा ब्लॉक कर दी 1 साल, और 3 दिन के लिए कर दिया तो 3 साल। हो गया याद? कई सारी ट्रिक्स बन सकती हैं, तुम जैसी आसान बनाने चाहो। मैं यही बैठा बैठा बना रहा हूं, पहले दिन बनाई है मैंने कभी। अब उपधारा 4 पे जाओ। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष प्ररोध 10 या अधिक दिनों के लिए करेगा। अब बात आ गई 10 दिन की। वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और ऐसे जुर्माने से 2,000 रुपए से अन्यून का होगा के लिए दायी होगा। अब बात आ गई 10 की, तो उनने क्या कर दिया? आधा कर दिया, 5 साल के लिए कर दिया। वो सजा जुर्माना कितना कर दिया? अब 10 से कम नहीं होगा, ऊपर चाहे इतना हो जाए। हो गया क्लियर? अब इसकी उपधारा 5 पे जाओ। जो कोई यह जानते हुए, अब बात कर रहे हैं ये ज्ञान की, किसी व्यक्ति को सदोष प्ररोध में रखेगा कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट सम्यक रूप से निकल चुकी है। रिट कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। तो ये कौन सी रिट की बात कर रहे हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की, हैवियस कॉर्पस की। अब न्यायालय ने किसी व्यक्ति को छोड़ने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निकाली है। वह किसी अवधि के उस कारावास से जिससे कि वह इस अध्याय की किसी अन्य धारा के अधीन दंडनीय हो के अतिरिक्त दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। अब ये कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं? न्यायालय ने किसी व्यक्ति के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निकाल रखी है और तुम भाई कमरा में करे हो बंद, तो न्यायालय की बंदी प्रत्यक्षीकरण निकालने के बावजूद भी तुम उसका पालन नहीं कर रहे न्यायालय के आदेश का, तो उनने ये कह दी न्यायालय का आदेश का पालन ना करने के लिए तुमको 2 साल की सजा है, लेकिन वो सजा तो तुम्हें फिर भी मिलेगी कि तुमने किसी व्यक्ति को 1 दिन के लिए बंद किया है, कि 2 दिन के लिए किया है, कि 3 दिन के लिए किया है, कि 10 दिन के लिए किया है, वो तो अलग ही है, वो तो मिलेगी मिलेगी। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का पालन नहीं किया तुमने, इसके लिए तुमको 2 साल की और दे दी ब्याज में। आ गई समझ में? भूलोगा कि नहीं? अब आया इसकी उपधारा 6 पे। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष प्ररोध इस प्रकार करेगा,
भैया बताओ किस प्रकार करेगा, ये बताएंगे अपन को अभी हाल। जिससे आज से प्रतीत होता है, क्या इंटेंशन दिखाई दे रहा है कि ऐसे प्रवृत्त व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को, हितबद्ध का मतलब होता है जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, जैसे आपसे कौन जुड़े होते हैं, आपके माता पिता भाई बहन, ठीक है, या नजदीकी रिश्तेदार जुड़े हैं, या किसी लोक सेवक को, किसी पब्लिक सर्वेंट को ऐसे व्यक्ति के प्ररोध की जानकारी ना हो पाए। अब कोई किसी को कहां ले गया है, गुप्त स्थान में ले गया है, कि ना तो इसके घर वालों को पता चले और ना पुलिस ढूंढ पा रही कि आदमी कहां है। या एतस्मिन पूर्व वर्णित किसी भी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक को ऐसे प्ररोध के स्थान की जानकारी ना हो पाए। अब आपने क्या किया, किसी का गुप्त रीति से या गुप्त स्थान पर सदोष प्ररोध कर रखा है, या उसका पता वह न चला पाए, वह उस दंड के अतिरिक्त जिसके लिए ऐसे सदोष प्ररोध के लिए दंडनीय हो, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। बताइए क्या कह रहे हैं, ये सजा तो तुमको उसकी दे रहे हैं जो तुमने गुप्त रीति से गुप्त स्थान पर किसी व्यक्ति का सदोष प्ररोध कर रखा है, ताकि उसके घर वालों को या पुलिस वालों को पता ना चले। तो उसकी सजा है ये 3 साल, तो वो तो अलग ही मिलेगी जो तुमने जितने दिन के लिए या जितने घंटे के लिए प्ररोध कर रखा है, वो अलग मिलेगी। ये तो तुम्हारी टेक्निक के लिए दे रहे हैं कि तुमने गुप्त रीति से और गुप्त स्थान पर कर रखा है, उसके लिए अलग है। हो गया क्लियर? नहीं तुम लड़ने बैठ जाओगी जज साहब नहीं ये तो कोई जिसमें तो इतनी लिखी है, ठीक है, ये तो तुम्हारी चालाकी जितनी बढ़ती जाएगी उसकी अलग सजा। हो गया क्लियर? आ रहा है ना समझ में? पुलिस वाले क्यों रोकेंगे, तुमने अपराध किया होगा तो 24 घंटे रोकेंगे, उसके बाद ले जाएंगे जज साहब के पास। 126(7) जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष प्ररोध इस प्रयोजन से करेगा, अब देखते हैं किस प्रयोजन से कर रहा है, ये पढ़ा दी गई वाली, नहीं नहीं, इस प्रयोजन से करेगा कि उस प्रवृत्त व्यक्ति से या उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रत्याभूति उद्यापित की जाए। अब वो कर रहा है ब्लैकमेल तुम्हें, एक तरीके से क्या मांग रहा है, फिरौती। हो गया क्लियर? कि किसी व्यक्ति को प्ररोध में इसलिए रख रखा है कि उसको छोड़ने के बदले में कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रत्याभूति उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से मांगी जाए, या उस प्रवृत्त व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई अवैध कार्य करने के लिए मजबूर किया जाए, या कोई ऐसी जानकारी देने के लिए जिससे अपराध का किया जाना आसान हो जाए, ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मजबूर किया जाए। वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए दायी होगा। अब मैंने पवन को कर लिया कमरे में बंद, अब पवन अकेला था, फिर मैंने पवन से बोला कि लगाओ घर वालों को फोन और अपने घर वालों से बोलो कि मुझे 5 लाख रुपए दिलवाओ, नहीं तो मैं इस पवन को नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए बात कर रहे हैं, आगे समझ में? या पवन के घर वालों से कोई अवैध कार्य करने को मजबूर करा दूं मैं कि तुम्हारे बेटा को तभी छोड़ूंगा जब तुम कोई अवैध कार्य कर दोगे। मैं कहने लगूंगा कि जमीन नाम करा दो, कुछ भी हो सकता है अवैध कार्य में, कई सारे रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। अब आ जाओ इसकी उपधारा 8 पे। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष प्ररोध इस उद्देश्य से करेगा कि उस प्रवृत्त व्यक्ति से या उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति, यानी संस्कृति का मतलब होता है अपने अपराध को कबूल करवाना, या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध का पता चल सके या किसी मिसकंडक्ट अवचार का पता चल सके, ऐसी कोई जानकारी या संस्कृति उद्यापित की जाए, या वह प्रवृत्त व्यक्ति या उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति मजबूर किया जाए कि वह किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रत्याभूति को किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यावर्तित कर दे, यानी ट्रांसफर कर दे या करवाए, या किसी दावे या मांग की पुष्टि करे, या ऐसी कोई जानकारी जिससे संपत्ति या मूल्यवान प्रत्याभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। अब पुलिस वाले ने क्या किया, किसी को लॉकर में बंद कर लिया और उससे ये कह रहा है कि मैं तुझे तभी छोड़ूंगा जब तूने जो लूट का अपराध किया है उसको स्वीकार कर ले। एक कंडीशन ये हो सकती है, या उससे पूछ रहे हैं कि बता ये अपराध तूने कैसे किया, किस किसने मिलके किया, उसके लिए उद्यापित कर रहे हो आप उसे, या कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रत्याभूति किसी से ट्रांसफर कराने के लिए आपने बंद कर रखा है उसे, या किसी दावे या मांग की पुष्टि कराने के लिए कर रखा है, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो सजा कितनी है, 3 साल और जुर्माना। हो गया जहां तक याद?
ठीक है, कर लोगे ना। ये पुरानी धारा है वो सब इकट्ठी कर दी है और कुछ नहीं है। अब बल्कि कठिन हो गया याद करना। अब ऊपर तो अकेले लिखे हो तुम सदोष पर्वत, उसमें कई प्रकार के बता दिए। अब उपधाराओं की उपधाराएं याद करना और कठिन हो गया। लेकिन नंबर डाल डाल के है ना, तुम तो पुरानी धाराओं की जो हेडलाइन थी ना, ठीक है, उनको छोटा छोटा बना के इनके आगे लिख लो। ठीक है, समझ गए। पुरानी धाराओं की छोटी छोटी हेडलाइन बना के इनके ऊपर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5 नंबर पे, 6वें नंबर पे, तो तुमको याद बनी रहेगी वही की वही कंडीशन। नहीं तो पता है तुम घूमोगे फिर, क्योंकि याद आएगी पुरानी। तो नई का क्या तरीका है कि वो छोटी छोटी हेडलाइन बना के यहीं चिपका लो, भले इन पे लिख लो। क्या वो 126 दो कौन सी हो गई, 126 3 कौन सी हो गई, 126 4 कौन सी हो गई। तो पहले जो 346 थी, 345 थी, 345 कौन सी थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली, तो वही की वही जाएगी। तो उसके आगे अपन लिख लें 345। 346 कौन थी जी, गुप्त स्थान या गुप्त रीति से सदोष प्ररोध वाली थी, तो वैसी की वैसी फिर लिख लो। 344 कौन सी थी, 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष प्ररोध, तो ऐसी की ऐसी फिर लिख लो। 344 नहीं और कोई सी होगी वो, क्योंकि 344 ना हाँ वही होनी चाहिए। 343 कौन सी थी, 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष प्ररोध, सीरियलिटी वही चल रही है। उनको छोटे छोटे टुकड़ों में आप डॉट से लिखते जाओ, तो तुमको याद आ जाएगी कि हाँ वो 344, ये 300, 127 2 हो गई है, 3 हो गई है, 4 हो गई है, 5 हो गई। तो स्टार्टिंग में है ना, ऐसे करके दिमाग को घुमाओ, तब वो धीरे धीरे जमेगी। फिर एक दो बार पढ़ेंगे तो वो टिकने लगेगी फिर, लेकिन स्टार्टिंग में अभी तुमको कठिन हो जाएगी। तो इसका इससे आसान तरीका जो मैं बता रहा हूं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। अगर मैं याद करता तो इसी तरीके से करता। ठीक है, ऐसे कि मैं दिमाग को घुमा रहा हूं तो देखो कब से नहीं पढ़ा, लेकिन पुरानी याद आने लगी, ऐसे इसमें चिपकाते जाओ, बना लोगे ना छोटी छोटी। अरे अपने आप के दिमाग को समझाना है और किसी को नहीं समझाना। दिमाग को समझाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, वो समझाना किसको है, तुम्हारे ही दिमाग को। तो कैसे इसको याद कराना है, कैसे नहीं कराना, अब मुझे तो ही ना पता है तुम्हारे दिमाग को कैसे याद करना है। तो मैं तरीका बता रहा हूँ कि मेरे दिमाग को मैं ऐसे समझा दूंगा। हो गया क्लियर। आपराधिक बल और हमले के विषय में ये नहीं कह पाओगे कि सर ये ऐसा है इसलिए हमको याद नहीं हो रही। मैं घर पे जाके बिल्कुल किताब नहीं उठा रहा, ऐसी की ऐसी ला रहा हूं, मैं ऐसी की ऐसी याद करके यहीं से सुना दूंगा तुमको 20 मिनट में पूरी। ठीक है, डायरेक्ट खत्म होते ही सुना दूंगा। तो जब मुझे आधा घंटा 1 घंटा तुम्हें पढ़ाने से याद रह रही है, तुम्हें क्यों नहीं रहेंगी, तुम्हें तो एग्जाम देना। अब आ जाओ आपराधिक बल और हमले के विषय में कहां से कहां तक प्रोविजन है। 128 से 136 तक। तो भारतीय न्याय संहिता में आपराधिक बल और हमले के विषय में प्रोविजंस किस धारा से किस धारा तक किए गए, 128 से 136 तक। हो गया याद। अब 128 में अपन पढ़ रहे हैं फोर्स की डेफिनेशन, बल की। ये डेफिनेशन है, ये कचू में लगने नहीं वाली। वो आपराधिक बल में जरूरत पड़ेगी, जो बल की कौन सा बल होता है, तो बल को बताया गया है तुम्हें। ठीक है, एग्जाम में नहीं आ रहा ये बल क्या होता है। 128 में दिया बल, तो ये बल अपराध नहीं है। जब ये आपराधिक हो जाएगा तो अपराध हो जाएगा। हो गया क्लियर। कोई व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर, अब एक व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है। कब कहा जाता है आप ये बताएंगे। यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति, मैं पवन में धक्का देता हूं, पवन आगे बढ़ गया, उस अन्य व्यक्ति में गति, गति परिवर्तन, कोई स्पीड से चीज चली आ रही है उसको रोक दिया, या क्या कर दिया, वो डाइवर्ट कर दिया होगा उसको, ऐसे कोई चीज आ रही थी उसको इधर मोड़ दिया। गति परिवर्तन या गतिहीनता, गतिहीनता का मतलब उसकी स्पीड कम कर दी, कारित कर देता है। अब एक व्यक्ति क्या कर रहा है, सामने वाले व्यक्ति में या तो गति दे रहा है सामने वाले को, या उसकी गति को परिवर्तित कर रहा है, या उसकी गति को कम कर रहा है, गतिहीनता कर रहा है। हो गया। तो बल का प्रयोग कितनी तरीके से हो रहा है, 3 तरीके से, गति, गति परिवर्तन या गतिहीनता। या यदि वह किसी पदार्थ में, अभी तो ये बात काय की कर रहे थे व्यक्ति की, अब ये बात काय की कर रहे हैं पदार्थ की, ऐसी गति, गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है।
चाहे व्यक्ति में कर रहे हो चाहे पदार्थ में कर रहे हो, कर वो ही रहे हो, गति गति परिवर्तन और गतिहीनता, जिससे उस पदार्थ का स्पर्श, अब व्यक्ति का स्पर्श नहीं है, उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से या किसी ऐसी चीज से जिसे वह अन्य व्यक्ति पहने हुए है या ले जा रहा है, या किसी ऐसी चीज से जो इस प्रकार स्थित है, ऐसे संस्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति चला रहा है, मैंने मोटरसाइकिल रखी थी बगल में, धक्का मार दिया तो पीछे खिसक जाएगा ना वो, या मोटरसाइकिल उस पर गिरेगी तो भी संस्पर्श हो जाएगा, तो संवेदना शक्ति पे तो प्रभाव पड़ेगा उसकी, क्योंकि तुम सारे, तुम्हारी सैटेलाइट चल का से रहेंगे, सब संवेदनाओं से तो चलना है। ठीक है, संवेदनाओं समझते हो ना? नहीं, अब मुझे नहीं मालूम समझते हो कि नहीं, पूछ लेता हूं मैं तो। परंतु यह तब जबकि गतिमान, गति परिवर्तन, गतिहीनता करने वाला व्यक्ति उस गति परिवर्तन या गतिहीनता को एतस्मिन् पश्चात बताए गए 3 तरीकों में से किसी एक द्वारा कारित करता है। अब ये बात कर रहे हैं 3 प्रकार की, कि सामने वाले में या किसी पदार्थ में गति परिवर्तन और गतिहीनता 3 में से किसी भी एक तरीके से कारित की जा सकती। अब इनने बताया टाइप, ऊपर याद हो गया। बल में क्या होता है, एक सामने वाले में या किसी पदार्थ में काम कौन से कर रहे हो, गति परिवर्तन या गतिहीनता। अब किसी मानव में डायरेक्ट करोगे तो सीधी कर लोगे, या किसी पदार्थ के माध्यम से करोगे तो पदार्थ में गति परिवर्तन गतिहीनता कर दी, वो सामने वाले के आ गई संस्पर्श में तो उसमें भी हो गई। हो गया क्लियर? अब करोगे कैसे, अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा। निजी शारीरिक शक्ति तो समझते हो, खुद की। किसी पदार्थ के इस प्रकार वेनन द्वारा, वेनन का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कि उसके अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य किए बिना ही गति या गति परिवर्तन या गतिहीनता घटित हो जाती है। अरे मैं तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ा दूं यार, आ गई समझ में? तो सब गति परिवर्तन गतिहीनता तीनों हो बैठेंगी। हो गया, किसी पे सांप फेंक दूं अभी, ठीक है, या ठंडा पानी लेके फेंक दूं, हो गया क्लियर, या बर्फ फेंक दूं, कुछ भी हो सकता है। किसी जीव जंतु को गतिमान होने, देखो आगे वही वाला उदाहरण, किसी जीव जंतु को गतिमान होने, गति परिवर्तन करने या गतिहीन होने के लिए उत्पीड़न द्वारा, उत्पीड़न का मतलब है उकसाना। ठीक है, अब पवन खड़े होके सुनाएंगे तुमको बल की डेफिनेशन। पवन सुना दो, फ्लुएंट सुनाओ एकदम। ठीक है, बल कितने प्रकार से हो सकता है प्रयोग? बल 3 प्रकार से प्रयोग हो सकता है। एक, किसी वस्तु को या व्यक्ति को गति देकर, दूसरा किसी व्यक्ति या वस्तु को मतलब गति रोककर या मोड़कर। हाँ, तीनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा हो सकता है, किसी जीव जंतु के माध्यम से हो सकता है, या किसी पदार्थ के माध्यम से हो सकता है। हुआ याद? बैठो, अब बोलो क्यों याद नहीं हो रही चीजें? होती हैं याद, इनको टोड़ा करो। रोटी खाते हो ना, टुकड़े करने पड़ते हैं तो डाइजेस्ट होती है, जितने महीन टुकड़े करोगे उतनी जल्दी रोटी पच जाएगी। अब तुम्हारी एक ही समस्या है, केवल पूरी की पूरी रोटी एक साथ पचाने की कोशिश कर रहे हो। मैं केवल रोटी के उदाहरण से पूरा कानून पढ़ा दूंगा, दूसरे की जरूरत नहीं है, एक ही उदाहरण से पूरी किताब पढ़ा दूंगा। ठीक है, जो छोटे छोटे एग्जाम्पल ही बहुत कुछ सिखा देते हैं। हो गया क्लियर? चलो 129 निकालो, आपराधिक बल। अब ये बल नहीं था अपराध जो पहले पढ़ लिया, वो तो तुमको बल समझा रहे थे, ठीक है, वो कोई काम का नहीं है। लेकिन बल अब इसमें जुड़ गया अपराध, अब ये हो गया आपराधिक। तो इस बल को कपड़े पहना दिए कौन से? अपराध वाले, समझ गए? अब ये बल का प्रयोग अपराध के लिए है। जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सहमति के बिना, पहली कंडीशन, सामने वाले की बिना मर्जी के, ठीक है, सहमति का मतलब बिना मर्जी के, उसकी बिना मर्जी के बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के इंटेंशन से, या ऐसे बल के प्रयोग से संभावता उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया गया है, वो बल का प्रयोग सामने वाले पर कर रहा है उसकी बिना सहमति के, तो काय के लिए कर रहे होगे? या तो सामने वाले को क्षति करना चाहते होगे, या उसे डराना चाहते हो भय के लिए, या क्षोभ कारित करना चाहते हो, या ये जानते हुए जानबूझकर करता है कि इससे उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग किया जाना कहा जाता है। अब बल का प्रयोग कर रहे हो आप, काय के लिए कर रहे हो? किसी अपराध को करने की
इंटेंशन से। अब स्वाभाविक सी बात है, किसी व्यक्ति पर बल का प्रयोग कर रहे हो, अपराध को करने के लिए कर रहे हो उसके विरुद्ध, तो वहां से सहमति लेना और ना लेने से कोई फायदा है क्या? वो तो वैसे भी सहमति नहीं देगा। तो इनने क्या लिख दी, सामने वाले की सहमति के बिना। अब सामने वाले पे बल प्रयोग तो कर दिया, उससे उसको क्या हानि होने वाली है? तो या तो भाई क्षति हो जाएगी, या वो डर जाएगा, या क्षोभ हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट याद कर लेना, बल के प्रयोग से सामने वाले को तीन में से एक कोई चीज हो सकती है, या तो क्षति, या भय, या क्षोभ। जब तक ये तीन शब्द प्रश्न में ना दिखाई दें तो आपराधिक बल मत लगाया ना, ठीक है। क्षति, भय और क्षोभ, तीन तरीके हैं आपराधिक बल के लिए। करना किसको है? सामने वाले पर कर रहे हो। काय के लिए कर रहे हो? अपराध करने के इंटेंशन से कर रहे हो, और उसकी बिना मर्जी के कर रहे हो। हो गया याद? भाई ऐसी बोल बोल के ट्रिक बनाओ, छोटी छोटी याद होंगी। अब इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं अपन। या नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है। अब नदी के किनारे पर कोई नाव खड़ी हुई है, तो बांध देते हैं ना किनारे से, पेड़ वेड़ से, नहीं तो वो तो बह ही जाएगी। तो काय से बंधी है? रस्सी से बंधी है। कार रस्सियों को उद्धृत करता है, यानी रस्सियों को वहां से पेड़ से क्या कर दिया? निकाल दिया। और इस प्रकार नाव को धार में जानबूझकर बहा देता है। यहाँ का या को जानबूझकर गतिमान करता है। अब बाह में बैठा था एक आदमी, या कोई मोड़ा मोड़ी बैठा होगा, तुम्हें सूझी शरारत, तो तुमने धीरे से क्या किया, वो पेड़ से रस्सी बंधी थी वह खोल दी। अब वो मोड़ा बाह में बैठा था, वो भी बहन लगा। और वह ऐसा उन पदार्थों को ऐसी रीति से बेनित करके करता है कि किसी व्यक्ति की और कोई अन्य कार्य किए बिना ही गति उत्पन्न हो जाती है। उसने नाव में धक्का नहीं मारा ना, वो मोड़ा बैठा था बाह में धक्का मारा, उसने तो पेड़ में जो रस्सी बंधी थी बाह खोल दी। उसके खोलने मात्र से क्या हो गया? वो नाव बहने लगी। तो बच्चा जो बैठा था वो भी बहने लगा। हो गया क्लियर? अतएव का ने या पर बल का प्रयोग जानबूझकर किया है, और यदि उसने या की सहमति के बिना, जो लड़का बैठा था उससे बिना पूछे, यह कार्य कोई अपराध करने के लिए किया है, या आज से रखते हुए संभाव जानते हुए किया है कि ऐसे बल के प्रयोग से या को क्या करना चाह रहा है? क्षति, भय या क्षोभ में से कोई भी एक चीज हो सकती है। तो कार ने यहाँ पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। क्षोभ मतलब होता है मन में बुरा लग जाना, ठीक है, आंतरिक शब्द है वो, है ना, कि तुमने मुझसे बिना पूछे ऐसा कैसे कर दिया। हट भैया के लिए हो जाएगा याद। अब इसके सारे एग्जाम्पल मैं पढ़ा दूंगे, तुम पढ़ोगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसमें वो दिया, घूंघट वूंघट उठाने वाला था ना पहले, ये वाला इंपोर्टेंट है। कहा किसी महिला का घूंघट जानबूझकर हटा देता है, ठीक है। ये वाला पढ़ लेना, ये पूछ लेते हैं, पढ़ लोगे ना इलस्ट्रेशन, कल पढ़ के आना, समझ में नहीं आए तो फिर मैं समझा दूं। नहीं नहीं, मर्जी की मना कर दी ना, वो एक अलग चीज है कि सद्भावना पूर्वक किया है आपने। अब कोई की नई बहू आई है और तुम बाय गए हो देखवे, तो नहीं लगेगी ये, ठीक है। नहीं जाते मुंह देखने के लिए, वो बलुआ उलुआ करते हैं तो आसपास की और लेडीज आती है, वो कंडीशन नहीं है, नहीं तो उस पर लगवाने पहुंच जाओ। आ गई समझ में? 130 हमला पढ़ लो, हंसते हंसते पढ़ा करो, बढ़िया याद होता है। हमला देखो, अब दो ही चीजों की बात कर रहे थे जी, एक आपराधिक बल की, दूसरी हमले की। तो जो कोई अंग विक्षेप, अंग विक्षेप तो समझते हो, आत्मा में ला रहे हो, तो जो कोई अंग विक्षेप वाला नहीं है, अंग विक्षेप का मतलब आत्मा काटना, ठीक है, ये अंग विक्षेप है, यानी हाथ लाना, इशारे इशारे करना। जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है, अभी क्या कर रहे हो, आपने काम नहीं किया, अभी तो तैयारी चल रही है, काय की? अंग विक्षेप और तैयारी कर रहे हो, या यह संभव जानते हुए करता है कि सामने वाला ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी, उसके मन में आशंका पैदा हो गई कि जो वैसा अंग विक्षेप या तैयारी करता है उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, वह हमला करता है, यह कहा जाता। अब मैंने एक डंडी ले ली हाथ में, अब मैं ला रहा हूं जोर से, इधर आ पवन, तुझमें एक दो लठियां मारता हूं अभी।
अब पवन समझ गया कि सर के बगल में गया तो दो चटा देंगे लठियां अभियाल, तो ये क्या हो गया, तैयारी हो गई काय की, आपराधिक बल की। तो आपराधिक बल की तैयारी को क्या कहते हैं, हमला। ठीक है, नहीं तुम आपराधिक बल की तैयारी की अलग धारा लगाने चले जाओ। ठीक है, सद्भावना पूर्वक नहीं ना है। हो गया क्लियर, आपराधिक बल की तैयारी को क्या कहते हैं, हमला। और इसके लिए क्या कर रहा है, अंग विक्षेप। और उद्देश्य क्या है, सामने वाले को आशंका हो जाए कि वह आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है। अगर सामने वाले को आशंका नहीं हुई, वो डर ही नहीं रहा, तो नहीं है ये हमला। ठीक है, वो कह रहा है कि सर तो वैसी डंडी हिला रहा है। हो गया क्लियर। अब स्पष्टीकरण पढ़ लो। केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते। अब मैंने हाथ में लाठी पकड़ रखी है, अब मैं पवन से कह रहा हूं कि पवन मैं तो आई पिटाई लगाऊंगा। अब मैंने ये तो कही नहीं है कि मैं लाठी से लगाऊंगा, मैं तो हाथ में पकड़ रखी है। एक्शन भी होना चाहिए, दिखना चाहिए कि ये लाठी देने वाला। केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते, किंतु कोई व्यक्ति ऐसे शब्द का प्रयोग करता है और जो उसके अंग विक्षेप या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं कि सामने वाले को आशंका हो जाए कि वह उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है। हो गया क्लियर। अब इसका उदाहरण पढ़ लो। ये वाला उदाहरण आता है, यहाँ पर अपना मुक्का, मुक्का तो समझते हो, जिन लोगों को पता है, इनने किताबें इतनी देसी भाषा में लिख रखी हैं कि तुमको तो ही समझ में नहीं आ रही है। उनने इसका कोई स्पेशल वर्ड नहीं दिया कि मुट्ठी या कुछ और सी, तुमने उनको तुमको कितनी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है, तुम्हारी भाषा में। कि गांव का वर्ड होता है मुक्का। या पर अपना मुक्का का इस इंटेंशन से या यह संभाव जानते हुए लाता है कि उसके द्वारा या को यह विश्वास हो जाए कि का या को मारने ही वाला। तो का ने क्या किया है, हमला किया है। अभी मुक्का मार देगा तो वो आपराधिक बल हो जाएगा, मारा मारा कुछ नहीं है, और वो पति उपपति में भी चला जाएगा। ठीक है, एक जवाला इलस्ट्रेशन बहुत आता है। का एक हिंसक कुत्ते को मुखबंदी, मुखबंदी देखिए तुमने, कुत्ता पाला किसी ने, वो एक कुत्ता का वो आता है, ये क्या कहते हैं उसको, मास्क। का एक हिंसक कुत्ते की, हिंसक क्यों है, वो लोगों को काटता रहता है, मुखबंदी इस इंटेंशन से यह संभव जानते हुए खोलना प्रारंभ करता है। अब भाई तो मालूम है कि जाका कुत्ता है हिंसक, और जे खोल रहा है उसका मास्क, कि उसके द्वारा या को विश्वास हो जाता है कि जैसी जाका मुखबंदी खुलेगी या पर कुत्ता आक्रमण कर देगा, तो वो डर गया, तो उसको क्षति व क्षोभ में से कुछ एक हो गया होगा, तो का ने यहाँ पर हमला किया, यह कहा जाता है। आ गया समझ में। एक एग्जाम्पल और है, चलो जाओ और पढ़ लो। क्या तुम पढ़ लोगे, पढ़ लेना एक हाथ तो, ठीक है, पढ़ लेना, नहीं रखी रह जाए एग्जाम तक, ठीक है, पढ़ लेना, नहीं पेपर ही निकल जाए, पढ़ाई नहीं है। हो गया क्लियर। 131 पर आ जाओ। गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। गंभीर प्रकोपन तो समझ रहे हो, भयानक गुस्सा। अब बिना भयानक गुस्से के अगर आपने हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया है, तो जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा करेगा। ठीक है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या 1000 रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। सामने वाले ने अगर आपको गंभीर और अचानक प्रकोपन नहीं दिया और सामने वाले पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया, तो सजा कितनी है, 3 महीने और जुर्माना 1000 रुपए तक। अब मैं तुमसे पूछूं कि आपराधिक बल और हमले की सजा कौन सी धारा में दी है, तो कौन सी लगाओगे, 131। ठीक है, अब गंभीर और अचानक प्रकोपन वाली कंडीशन तो आगे कोई सी होगी, उसमें सजा कम होगी। तो पहले वो अपन लगा देते ना 352 लगाते थे, कौन सी लगाते थे, 352 ही तो थी। 349 में बल की परिभाषा थी, 350 में आपराधिक बल की परिभाषा थी, 351 में हमले की थी। तो अपन ने चालानों में लगी देखी ना 352, ये बोई की बोई है। हो गया याद, हो जाएगा ना याद, 131 हो गई वो। नहीं मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मेरा दिमाग अभी फास्ट काम कर रहा है, मैं कुछ गलत नहीं बता सकता। हो गया क्लियर।
अब सजा कितनी है? 3 महीना 1,000। अब एक समस्या ये अकेली है कि इसमें है ना हमले और आपराधिक बल में ने सेम सजा दे रखी है। ये तो अन्याय कर रहे हैं, एक तरीके से नहीं कर रहा है। हमले पर कुछ कम करनी थी और ये कैसी दे रहे हैं? बराबर। तो इनका ये कहना है कि आपराधिक बल का प्रयत्न करना भी उतने ही बराबर पनिशमेंट से दंडित। हो गया क्लियर? अब स्पष्टीकरण 1 क्या कह रहा है? गंभीर और अचानक प्रकोपन से इस धारा के अधीन किसी अपराध के दंड में कमी नहीं होगी। अब लो और मना कर दी उन्होंने कि गंभीर और अचानक प्रकोपन से कोई फायदा नहीं है, सजा वैसी की वैसी बता रहे हैं ये। यदि वह प्रकोपन अपराध करने के लिए प्रतिहेतु के रूप में अपराधी द्वारा इप्सित हो। अब ये कह रहे हैं कब नहीं है, माफी तो देंगे ये, जब प्रकोपन आपने अपनी इच्छा से खुद को दिला दिया, सामने वाले ने तो नहीं दिया था, लेकिन तुम वैसे गुस्सा हो गए कि पवन हमसे 2 दिन से बात नहीं कर रहा है इसलिए हमको गुस्सा आ गई और हमने पवन की लगा दी पिटाई, तो ये कोई कारण नहीं है। ठीक है, प्रकोपन अपनी इच्छा से इप्सित न हो। यदि वह प्रकोपन किसी ऐसे कार्य द्वारा दिया गया हो जो विधि के पालन में, पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी करने आया, वो तुमको पकड़ने आया, तुमको इस बात पे गुस्सा आ गया हुआ, या प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग कर रहा था सामने वाला, तुमको इस बात पे गुस्सा आ गया, तो इनमें माफी नहीं मिलेगी गंभीर व अचानक प्रकोपन की, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था ना, वैसी की वैसी बात है। स्पष्टीकरण 2 पर आ जाओ। प्रकोपन अपराध को कम करने के लिए पर्याप्त गंभीर और अचानक था नहीं, ये तथ्य का प्रश्न कि आप आत्म संयम की शक्ति से वंचित हुए कि नहीं हुए। हो गया याद? अब अपराध कैसा है? संज्ञेय, एनसीआर वाला है, जमानती है और राजीनामा वही करेगा जिस पर हत्या, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचार। अब आ जाओ 132 पे। लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपृत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, जो पहले 353 पढ़ते थे अपन, वो ही है। अब किसको डराने का उद्देश्य है? लोक सेवक। ठीक है, और काय के लिए डरा रहे हैं लोक सेवक को? उसके कर्तव्य के निर्वहन से, ताकि वो अपने कर्तव्य का पालन ना करे। हो गया क्लियर? अब लोक सेवक को तुम उसके कर्तव्य का निष्पादन नहीं करने दे रहे हो, इसलिए तुम लोक सेवक को क्या कर रहे हो? डरा रहे हो, और उस पर क्या कर रहे हो? हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो। तो तुमको सजा कितनी मिलेगी? अब 2 साल तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किए जाओगे। हो गया क्लियर? इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, ये बहुत लगती है चालानों में, और नहीं तो वकालत में भी जरूरत पड़ेगी अपन को। 133 पर आ जाओ। गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा, अब बात नहीं कर रहे ये गंभीर प्रकोपन की, किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से, अनादर तो समझते हो, इंसल्ट। क्या होती है इंसल्ट? ये तो अंग्रेजी शब्द है, बेइज्जती। ठीक है, अपमान करना। तो किसी व्यक्ति का अनादर करने के इंटेंशन से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तुम्हारा इंटेंशन क्या है? सामने वाले को बेइज्जत करना, उसकी इंसल्ट करना। तो सजा कितनी दे देंगे तुमको? 2 साल तक की। मत पढ़ना अंदर, ऊपर ऊपर देखो, इंपोर्टेंट नहीं है, ये नहीं आने वाली। 134, किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति के चोरी के प्रयत्नों में। अब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने साथ कोई संपत्ति ले जा रहा है, ठीक है, और तुम्हारा इंटेंशन क्या है? चोरी करना। इसलिए आप क्या कर रहे हो? उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो। जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ऐसी संपत्ति की चोरी करने के प्रयत्न में करेगा जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए है। अब मैं 2-3 सोने की चेन गले में डाले पे घूम रहा हूं, और उसका इंटेंशन क्या है कि इस पे हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करूंगा तो इसका ध्यान चला जाएगा कहां? हमला या आपराधिक बल को रोकने में, और मैं धीरे से इसकी सोने की चेन निकाल दूं। ये कंडीशन है। वो झूमा झटकी हो, वो झपट मारी मोटमारी वाली एक अलग कंडीशन हो रही है। उसका इंटेंशन क्या है? चोरी करना, ना कि आपराधिक बल या हमले का प्रयोग करना। अपराधी का इंटेंशन क्या है? चोरी करना। अब वो हमला या आपराधिक बल का प्रयोग तो इसलिए कर रहा है जिससे उसकी चोरी करना सुकर हो जाए, आसान हो जाए। समझ रहे हो? आगे समझ में? नहीं, प्रैक्टिकली ऐसी चीजें बनानी पड़ती हैं, नहीं तो कोई सी धारा की कोई सी पुलिस लगाएगी और ऐसे ही तुम खड़े हो जाओगे। तो प्रॉपर है ना, चीजों को समझा करो,
क्या क्या रहा, आगे समझ में? उस समय पहने हुए या ले जा रहा है, वे दोनों वैसे किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 साल तक की हो सकेगी दंडित किया। अब ले जा रहा का मतलब सूटकेस लेके जा रहा है धर के, ऐसी कंडीशन। या अपने संग में एक गधा ले जा रहा है, वापस सोना भर रखा है पीठ पे, वो कंडीशन में इमेजिनेशन जितना करना चाहे उतना हो सकता है, लेकिन इंटेंशन क्या है, चोरी करना। चोरी आसान बनाने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा है। आ जाएगा याद? चलो आगे बढ़ो। 135 निकाल लो। 135 किसी व्यक्ति का सदोष प्रतिरोध करने के प्रयत्नों में, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, सदोष प्रतिरोध करना। अब सदोष प्रतिरोध करना ही तुम्हारा अपराधी का इंटेंशन है। इस बात को वो आसान बनाना चाहता है, इसके लिए वो क्या कर रहा है, सामने वाले पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा है। हो गया क्लियर? अपराधी का इंटेंशन तुम पे हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना नहीं था, उसको तो सदोष प्रतिरोध करना है, उसको आसान बनाना है। तो जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति का सदोष प्रतिरोध करने का प्रयत्न करने में करेगा, उसका इंटेंशन क्या है, सदोष प्रतिरोध करना। उसको आसान बनाने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग तुम पर कम करना। अब तुमसे कह रहा है कि चलो या कमरे में बंद हो जाओ, तो तुम प्यार से हो जाओगे क्या? कछु नहीं, तुम्हें पकड़ के धक्का देगा और अंदर करके ताला डाल देगा। आ गया समझ में? उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो जिसकी अवधि 1 साल तक की हो सकेगी, ऐसे जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। हो गया याद? तो कितनी सजा है, 1 साल और 5,000 रुपए का। लेकिन ये बात ध्यान रखना, वो सदोष प्रतिरोध की सजा तो अलग मिलेगी, नहीं तुम जई में लपेट दो भाई पूरा। आ गया समझ में? अब आया 136, ये बहुत परेशान कर रही थी। देखो अब आई है, गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो अपन ने ऊपर कौन सी पढ़ी थी, 131, 131 ही थी ना। अब 136 क्या कर रही है, उसके दंड को कम कर देगी, क्योंकि अब कंडीशन काहे की है, गंभीर प्रकोपन पर। अगर तुम हमें गंभीर प्रकोपन नहीं देते तो हम तुम पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग नहीं करते, सीधी बात। तुमने दिया इसलिए हमने किया। हो जाएगा याद? 136 जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा दिए गए गंभीर और अचानक प्रकोपन पर करेगा। तो सजा कितनी कर दी इनने, कम कर दी, क्योंकि तुमने पहले कुछ दिया है इसलिए हमने रिवर्स दिया है। तो उनने सजा को भी क्या कर दिया, कम। कितना कर दिया, 1 महीना। वो पहले भी किया था एक बार इनने, छोटा स्वेच्छापति में किया था ना, तो वही 1 महीना कर दिया। और जुर्माना भी कम कर दिया इनने, कितना कर दिया, 1,000 रुपये, सीधा 1,000। काय में पैसे 5। अच्छा 131 में कितना था, हाँ तो जुर्माना मुर्माना कम नहीं कर रहा है, 1,000 रुपये से कम कर दोगे। आज के जमाने में महंगाई इतनी है ही, ठीक है, गए जमाने 100-200 के। हो गया क्लियर? अब यह धारा अब मत पढ़ो, बस बहुत है। ये कैसा अपराध है, असंज्ञेय जमानती है, और क्या हो जाता है, राजीनामा हो जाता है, कोई मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। बंद कर लो इसे।